आज हम करेंगे कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, त्रिलोचन जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, उससे पहले ये पाठ के नाम का अर्थ क्या है। चंपा काले काले अक्षर, अक्षर माने अक्षर, ये जो अक्षर है ना काले काले, आपके सामने भी लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी लिखे होंगे, और भी बहुत से सारे काले अक्षर ही होते हैं लगभग। तो ये जो काले काले अक्षर है ना, ये नहीं चिंती। चिंती का मतलब क्या होता है, देखो चिंती का मतलब होता है पहचानती। तो चंपा एक कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम है जो काले काले अक्षर नहीं पहचानती। ये पूरी कविता चंपा के बारे में है। चंपा एक लड़की है जो लगभग 15-17 साल की लगभग रही होगी, कवि के आस पड़ोस में रहती है, वो कई बार उनके घर में आ जाती है। अब उसी की विशेषताएं, उसी के बारे में ये पूरी कविता है। मैं थोड़ी बात आपको बता देता हूं कि चंपा दरअसल पढ़ना लिखना नहीं जानती, यानी ये जो काले काले अक्षर है ना, ये नहीं पहचानती, उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, वो अशिक्षित है, उसको अनपढ़ कह सकते हो उसको, तो अनपढ़ है। और कवि चाहता है कि वो लड़की पढ़ ले, चंपा पढ़े, ताकि उसका आने वाला जीवन थोड़ा सा सुधर जाए, क्योंकि मुश्किल के समय में ये पढ़ना लिखना काफी काम आ जाता है। तो इसी वजह से कवि उसको काफी प्रेरित करता है चंपा को। लेकिन क्या वो पढ़ना शुरू करती है या नहीं, ये तो आपको कविता में ही पता चलेगा। दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कविता है, मजेदार है, आपको मजा भी आएगा। तो ये बस चंपा के बारे में ही पूरी कविता है, तो शुरू करते हैं। देखो, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। चिंती का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैं जब पढ़ने जाता लगता हूं, वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कवि कहते हैं कि चंपा एक लड़की है जो काले काले अक्षर को पहचानती ही नहीं है। मतलब ये जो काले काले अक्षर आप देख रहे हो, ये वो नहीं पढ़ पाती, ये वो नहीं जानती, इसको नहीं पहचानती कि ये क्या लिखा हुआ है। और जब मैं पढ़ने लगता हूं तो वह अक्सर आ जाती है और चुपचाप मुझे सुनती रहती है। जो जो मैं पढ़ता हूं वो चुपचाप वो सुनती है, और उसको इस बात पर हैरानी भी होती है। किस बात पर, कि ये जो काले काले अक्षरों से ये कैसे स्वर निकल रहे हैं, कैसी आवाजें निकल रही हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे चंपा काले काले, ये उसको नहीं समझ में आता कि ये जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे ये स्वर कैसे निकल रहे हैं। तो क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो इसलिए वो समझ भी नहीं पाती है। तो यही बात लिखी हुई है कि उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज माने हैरानी, कि उसे बड़ी हैरानी होती है इन काले चिन्हों से, कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ये जो काले काले चिन्ह हैं, इनसे ये स्वर कैसे निकल रहे हैं, जैसे हम भी पढ़ रहे हैं तो ये स्वर कैसे निकल रहे हैं। ये बात सुनकर चंपा को बड़ी हैरानी होती है। आगे देखो, ये देखो आपके बुक में भी एक चित्र दिया हुआ है। ये कवि है, कवि के सामने एक चंपा बैठी है, और ये लाइब्रेरी सी एक अलमारी बना रखी है, और घड़ी है वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाला है, गाय भैंसे रखता है। अब यहां से आप समझ ही गए होंगे कि चंपा के पिता का नाम सुंदर है, और सुंदर क्या करता है, यानी उसके पिता गवाला है। गवाला मतलब जो गाय भैंसे रखते हैं वो है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अपने पिता की हेल्प भी करती है, सहायता भी करती है। चंपा अक्सर चौपायों को लेकर, यानी ये चार पैरों वाले गाय भैंसे हैं, इनको लेकर चरवाही यानी चराने के लिए भी ले जाती है। एक तरह से अपने पिता की हेल्प करती है। बच्चों, कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। आगे बढ़ते हैं। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। मतलब ये उसकी विशेषताएं हैं। चंपा अच्छी है लेकिन चंचल भी है, और नटखट भी है। नटखट माने बहुत शरारती है, कभी कभी उद्यम करती है। उद्यम माने शरारत। कैसी शरारत करती है वो अब आगे लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। दरअसल जब वो कवि पढ़ने बैठता है तो उसकी कभी किताब गायब हो जाती है, कभी लिखने बैठता है तो उसकी कलम गायब हो जाती है। वो परेशान हो जाता है कवि उसकी इन हरकतों की वजह से। तो यही कुछ लिखा हुआ है, देखो। कभी कभी वह कलम चुरा देती है। कलम माने वो पेन कह सकते हो, वो लिखने की कलम, कलम को चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब। अब मतलब जैसे तैसे उस कलम को मैं ढूंढ कर लाया, अब देखा तो कागज ही गायब है, कागज ही नहीं है। परेशान फिर हो जाता हूं, फिर मैं उसकी इस हरकतों से परेशान रहता हूं। तो ये बात लिखी हुई थी कि चंपा बहुत शरारती है। इस बात का ही उदाहरण कवि ने चार पंक्तियों में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। कागज माने होता है कागज, कि चंपा अक्सर ये बात कह देती है कि तुम हमेशा ही कागज गोदने में ही लगे रहते हो। कागज गोदना मतलब कागज पे कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हो। क्या तुम सारा दिन यही करते रहते हो? क्या यह काम बहुत अच्छा है? मतलब ये जो तुम करते रहते हो, क्या ये काम
अच्छा में गिना जाता है, क्योंकि अच्छे और बुरे दो काम होते हैं, अच्छा काम बुरा काम। तो क्या जो तुम काम कर रहे हो, क्या ये अच्छा काम है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। यह सुनकर, क्या सुनकर? ये जो ऊपर की दो तीन लाइनों में लिखा हुआ है ना कि चंपा ये बात कहती है कि क्या तुम सारा दिन कागज में लगे रहते हो, क्या इस काम को अच्छा काम माना जाता है? तो ये बात सुनकर कवि को हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है तो जब वो हंसते हैं तो फिर वो चंपा चुप हो जाती है कि पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब इन 5 पंक्तियों में वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अच्छे से व्याख्या कर देता हूं कि उस दिन चंपा आई, कवि कहते हैं कि एक दिन चंपा मेरे पास आई तो चंपा ने कहा, सॉरी, मैंने चंपा से कहा कि तुम भी पढ़ लो, तुम पढ़ लिख जाओगी तो हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े काम सरेगा का मतलब है मुश्किल में काम आएगा, कि तुम पढ़ लिख लोगी तो कभी मुश्किल का समय होगा तो तुम्हारे ये काम आएगा पढ़ना लिखना, इसलिए तुम भी पढ़ लो। गांधी बाबा की इच्छा है, गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी जी की इच्छा थी क्या, कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सब जन यानी सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं सभी पढ़े लिखे हो जाएं। ये बात गांधी बाबा कहते थे अक्सर। दरअसल महात्मा गांधी जी को चंपा बहुत अच्छा व्यक्ति मानती थी। ये अच्छा व्यक्ति, हालांकि उसने कभी पढ़ा नहीं है महात्मा गांधी जी के बारे में, बस सुना है। किससे? त्रिलोचन जी से, यानी कवि से ये बातें खूब सुनी है कि गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इस बात को लेकर गांधी जी को वो बहुत अच्छा मानती है, अपने हृदय में एक अच्छा व्यक्ति मानने लगी थी। तो अब वो इस बात पर हैरान होती है, किस बात पर, कि पढ़ना लिखना इतना गंदा काम है और महात्मा गांधी जी अच्छे हैं, तो वो अच्छे आदमी गंदे काम को करने के लिए क्यों कहेंगे? पढ़ना लिखना उसे अच्छा नहीं लगता चंपा को, और वो इस काम को गंदा भी मानती है। तो इसीलिए वो बात मन में सोचती है कि महात्मा गांधी जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो वो गंदे काम को करने के लिए क्यों कहेंगे? तो ऐसा ही कुछ यहां लिखा हुआ है, देखिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब व्याख्या भी कुछ इसी तरह से बनेगी। चंपा कहती है, कवि ने कहा कि चंपा ने कहने लगी कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कह रहे थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ने लिखने की गंदे काम को कैसे कह सकते हैं? इस बात को लेकर वो एक प्रतिवाद करती है चंपा कवि की बातों पर। तो अब आगे क्या करते हैं कवि? अब दरअसल कवि का मन है कि वो पढ़ना लिखना सीख जाए ताकि उसके मुश्किल में काम आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अलग अलग तरीके से प्रेरित तो कर रहे हैं कवि, लेकिन चंपा हर बार उस बात को मना कर रही है। अभी एक बात तो यही महात्मा गांधी जी की बात को लेकर, ताकि महात्मा गांधी की इच्छा को वो पूरी करे, ऐसा ही समझ के वो पढ़ना लिखना सीख जाए, लेकिन वो तब भी कोई बहाना बनाकर उसको टाल देती है। लेकिन अब कवि एक और तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ना लिखना वो सीख जाए। दरअसल वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, है ना, तुम शादी करके चले जाओगे अपने ससुराल, ससुराल में चली जाओगी, वहां पर तुम्हारे जो पति हैं वो शहर में कमाने धमाने के लिए चले जाएंगे। अब जब वो कमाने धमाने के लिए चले जाएंगे, वो पत्र भी तो तुम्हें लिखेंगे, तो जब वो पत्र लिखेंगे तो तुम उनके पत्र को कैसे पढ़ोगी? अब चंपा का जो जवाब था वो सुनने लायक था। कहने लगी कि पहली बात तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, शादी ही नहीं करूंगी, लेकिन अगर गलती से हो भी गई मेरी शादी तो मैं अपने पति को अपने पास रखूंगी, उसको शहर कभी नहीं जाने दूंगी। ये बात कहकर वो उससे पीछा छुड़ाती है, यानी पढ़ना लिखना नहीं चाहती। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, गोने मतलब ससुराल, कि तुम्हारा विवाह अगर हो जाएगा तो तुम ससुराल चली जाओगी उस टाइम। कुछ दिन बालम संग साथ रहे, चला जाएगा वह कलकत्ता, मतलब कुछ दिन तो बालम संग रहेगा, मतलब बालम मतलब पति, पति तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद तो वह कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता मतलब शहर में चला जाएगा, कमाने धमाने चला जाएगा, आजीविका के लिए दौड़ेगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, वो पास भी नहीं है। कैसे उसे संदेशा दोगी? अगर तुम्हें कुछ उसे संदेशा लिखना पड़े तो तुम कैसे वहां तक पहुंचा दोगी अपने संदेशों को, क्योंकि तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं। कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? अगर उसका पत्र आया तो पढ़ोगी कैसे? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। अब चंपा ने कवि को ही झूठा बता दिया। क्या कहकर, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, अचरज का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। मतलब तुम पढ़े लिखे हो, मान लिया वो काम अच्छा है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। ये कितने गलत काम है। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। पहली बात तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, शादी ही नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, मान लो अगर मेरा विवाह हो भी गया, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। अपने बालम मतलब पति को मैं अपने साथ ही रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी। कलकत्ता यानी शहर में, कलकत्ता में मैं कभी उनको नहीं जाने दूंगी, अपने पास से ही रखूंगी। अब चंपा को थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, किससे? कलकत्ता से, कि कलकत्ता मेरा पति चला जाएगा। इस बात को सोचकर वो बड़ी दुखी हो रही है। तो इसीलिए वो ये बात कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, मतलब
इससे पहले मेरी शादी हो, मेरे पति वहां चले जाएं, इससे पहले कलकत्ते पर बजर गिर जाए, बजर यानी विपत्ति आ जाए, भगवान करे कलकत्ता खत्म ही हो जाए। जब कलकत्ता ही खत्म हो जाएगा तो मेरे पति कहां जाएंगे? ये बात सोचकर ईर्ष्या में ये बात कहती है कि कलकत्ते पर विपत्ति ही आ जाए। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी सपर्सन व्याख्या भी तो चाहिए होगी, जो कि रिटर्न में चाहिए होगी, है ना? रिटर्न में भी आपको चाहिए होती है, लेकिन ये तो मिलेगी ही, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी कहां? एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको ये चारों चीजें आपको एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चंपा कहां तक पढ़ी लिखी है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। चंपा कहां तक पढ़ी लिखी है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए अशिक्षित, ऑप्शन बी अर्धशिक्षित, सी शिक्षित, डी उच्च शिक्षित। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अशिक्षित यानी अनपढ़। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चंपा किसकी लड़की है? आपके ऑप्शन सुंदर की, बी मुंदर की, सी इंदर की, डी सतेंद्र की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ए सुंदर की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया था? आपके ऑप्शन ए नेहरू जी, बोस जी, गांधी जी या पटेल जी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी गांधी जी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कलकत्ते पर बजर गिरे किसने कहा था? आसान सा है। ऑप्शन ए कवि ने, बी चंपा ने, सी सुंदर ने, डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंपा ने। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो ये लिंक जरूर देखना, आपके बहुत काम का है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।